नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इस हफ्ते फिर आपके सामने आऊंगा और इस बार का विषय रहेगा दिल्ली में कोरोना से लड़ाई, कितनी हकीकत कितना फसाना। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना से हमारा युद्ध है वो सबसे पहले शुरू हुआ था, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। विदेशों से आने वाली सारी फ्लाइट दिल्ली आती हैं और यहाँ सबसे पहले जो है वो कोरोना के टेस्ट मिले। वैसे तो पहला कोरोना पॉजिटिव केरल मिला था, लेकिन हमें दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली के अंदर भी काफी केस आए। अब सवाल आया, दिल्ली के अंदर जब केस आना शुरू हुए तो दिल्ली में क्या क्या आया। दिल्ली में सबसे पहले आए विज्ञापन। लेकिन मैं कोरोना से पहले दिल्ली की एक पृष्ठभूमि, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में एक पृष्ठभूमि बनाई गई थी, उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। फरवरी 2020 में दिल्ली के एक इलेक्शन हुए जिसमें आम आदमी पार्टी जीती और उसका मुख्य जीत का जो आधार था वो था शिक्षा और विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाएं। अब विश्व स्तरीय शिक्षा के बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तार से बताया, लेकिन अभी कुछ चीजें उसमें रह गई थी, लेकिन उसके लिए फिर कभी आएंगे। आज हम बात करते हैं विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं की। अगर मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो इतनी बड़ी विश्व स्तरीय सुविधाएं थी, इतना ज्यादा उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ कि कोरोना काल के 2 से 3 महीने के अंदर, मार्च को तो हम गिनते नहीं, अप्रैल मई जून के अंदर हमें क्या करना पड़ गया भाई, हमें एम्बुलेंस के लिए ओला और उबर की टैक्सी लेनी पड़ गई। हॉस्पिटल के लिए हमें होटल, खेलगांव, सत्संग भवन लेने पड़ गए। तो इतना बड़ा मेडिकल, वो भी तब जब रोज हमें यह बताया जा रहा है कि आधे से ज्यादा बेड खाली हैं, आधे से ज्यादा बेड खाली हैं। तो अब पॉइंट ये आ रहा है कि जब आधे से ज्यादा बेड खाली थे तो ये होटल, ये बैंक्वेट और इतना बड़ा राधा स्वामी सत्संग भवन बनवाने की जरूरत कैसे पड़ रही है भाई? कारण क्या था? अब इसके कारण के पीछे भी हम चलते हैं सबसे पहले जो विश्व विख्यात मोहल्ला क्लिनिक है। शायद आप देखें कि कोई मोहल्ला क्लिनिक इस समय कोई खुला आपके अड़ोस पड़ोस में दिख जाए तो बहुत बड़ी बात मानूंगा मैं। मेरी नॉलेज में तो खुला हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे वार्ड में उत्तम नगर विधानसभा के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक है, मोहन गार्डन में पीछे को जाकर के, वो भी बंद है। कल तक की नॉलेज थी मेरे पे बंद था, आज का पता नहीं भाई, हो सकता है संडे को विशेष रूप से खोल दिया गया हो। तो सवाल यहां पे उठता है कि भैया मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको बताता हूं मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट क्या है, मोहल्ला क्लिनिक कैसे खोले गए, मोहल्ला क्लिनिक जो खोले गए उसका फंडा पीछे क्या रहा। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सपोज कीजिए हमारे यहाँ पीछे एक खुशीराम पार्क में एक मोहल्ला क्लिनिक खुला था। मोहल्ला क्लिनिक, वो मकान अगर आप देख लो तो क्लिनिक तो छोड़ो, वहां पर अस्तबल भी ना बन पाए, इतना गंदा रहता था। अभी भी जाइए, गंद वहां का वैसा ही है। पिछले 1 साल से वो क्लिनिक बंद हो चुका है, बात अलग है। उसका किराया, उस जगह का किराया हार्डली 6,000-7,000 होगा, जबकि सरकारी खर्चों में वो जा रहा है 15 से 20,000 के बीच में। एक परमानेंट एम्प्लॉय को सैलरी वहां मिलती है 10 से 12,000। उसके अलावा मैं आपको एक ऐसा डाटा देने जा रहा हूं कि आप उसको देख करके हिल जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर काम करता है ना, उस डॉक्टर को पर मरीज, मैं आपको ऑथेंटिक डाटा बता रहा हूं सर, 40 रुपए पर मरीज दिया जाता है, 40 रुपए पर मरीज। और कोई भी मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर दोपहर 2:30-3 बजे तक कम से कम 200 मरीज देखता है, कम से कम 200 मरीज देखता है सर। ठीक है, यानी एक अगर एवरेज ले अगर हम 200 मरीज की, तो 80,000 रुपए, 8,000 रुपए सॉरी, वो लेके जाता है रोज।
अगर वो 8,000 रुपए रोज लेके जा रहा है तो आप सोचिए महीने में वो डॉक्टर क्या सैलरी ले रहा है। मुझे तो वो दिखाई दे रहा है कि वो डॉक्टर एम्स के डॉक्टर से भी ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है। उसके बाद उसके पीछे आता है एक फार्मासिस्ट जो कि 12 रुपए पर मरीज लेता है जी। कितने? 12 रुपए पर मरीज। उसके बाद एक आता है असिस्टेंट, उसको भी 12 रुपए पर मरीज दिया जाता है। उसके बाद एक मल्टीटास्कर होता है झाड़ू पोछा वाला, उसको 8 रुपए पर मरीज के हिसाब से दिया जाता है। अगर आप एक दिन का मोहल्ला क्लिनिक का खर्चा लगाएं 8,000, उसके बाद आपका 2,400, फिर 2,400 और फिर 1,600, तो इतना पैसा देकर के सरकार को क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है सरकार को? कोई आपकी परिसंपत्ति नहीं बन रही, जिसको आप इंग्लिश में एसेट बोलते हैं। कोई जवाबदेह नहीं है, क्योंकि ये केवल 8 से 10 बीमारियों का एक पर्चा बना हुआ है, उसके ऊपर इलाज करते हैं। ठीक है, तो आप क्या सोचते हैं? आपको लग रहा है कोई एक डॉक्टर जो इस मोहल्ला क्लिनिक में काम कर रहा है, उस डॉक्टर को जो ये पैसे दे रहे हैं, ये वो पूरा पैसा घर ले जा रहा होगा? आपको लग रहा है कि एक बंदा दिन के 8,000 रुपए के हिसाब से अगर वो 20 दिन आता है तो 1,60,000 रुपया कमा रहा है वो महीने का? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है जो आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जिस मकान को 5 से 6 से 7,000 रुपए किराए के मकान को आप 8,000 में दे रहे हैं, 15 से 20,000 में दे रहे हैं, तो वो किराया कहां जा रहा है? उसका पेमेंट कौन कर रहा है? लोकल विधायक के हाथ से ये सारे काम हो रहे हैं। क्या लोकल विधायक को एरिया का पता नहीं है कि इसका किराया कितना होना चाहिए? सबको सब पता होता है, बस समस्या केवल इतनी सी होती है कि गेम कुछ और चल रहा है, ईमानदारी का गेम है। अच्छा, सवाल ये आता है भाई कोई बोलेगा क्यों? बोलेगा क्यों है? बोलेगा क्यों? पैसा आ रहा है भाई, बोलेगा कैसे? अब मोहल्ला क्लिनिक जो कि पूरी दुनिया में विख्यात था, आज कोरोना काल के अंदर कहीं नहीं चल रहा, कोई काम नहीं हो रहा। एक कोरोना के अलावा किसी बीमारी का देश में इलाज नहीं चल रहा। अब देश की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली देश है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हम देश की राजधानी में हैं, वो राजधानी जिस पे पूरे देश की उम्मीद होती है। अब सिलसिलेवार तरीके से हम कोरोना काल की बातों का जिक्र करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं कोरोना काल की शुरुआत से। आपने देखा होगा रोज टीवी पे शाम को, दिन में, कभी भी 2 झंडे, भारत के 2 झंडे लगा करके एक मुख्यमंत्री कभी नीली कमीज बड़े साइज की, कभी बड़े साइज की चेक की कमीज पहन के आ जाता है। भाई क्या कहता है? हम तैयार हैं। हम एक स्टेटमेंट में बाकायदा देता हूं आपको, आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। अप्रैल के महीने का ये सबसे मशहूर स्टेटमेंट है। अब भाई इतनी आगे चल रही है, इतनी आगे चल रही है कि मई के महीने आते आते दिल्ली हाईकोर्ट को इन्हें आदेश देना पड़ जाता है कि भैया ये जो LNJP हॉस्पिटल के अंदर शवों के ऊपर शव रखे हुए हैं, 109 शव रखे हुए हैं, उसका जरा डिटेल दो, उसका जरा डिटेल दो। एक भाई है हमारे सचिन स्वैच, ये कहते हैं PM केयर फंड के ऑडिट करा दो गुरुजी। इस भाई को मैं एक छोटा सा जवाब देता हूं, शायद इन्हें थोड़ा सा अकाउंट्स का ज्ञान हो। PM केयर फंड की संरचना जो हुई वो हुई आपकी अप्रैल के महीने में। किसी भी चीज की ऑडिटिंग 1 साल के बाद होती है। ये बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, ये अक्सर मेरे से तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन इनके कुतर्क होते हैं। 1 साल से पहले आप ऑडिट कराओगे, किस चीज का ऑडिट कराओगे? इन्हें इतना तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए व्यक्ति को। PM केयर पे सवाल करने की पूरे हक है आपको, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल तो वो करो जो जायज हो। 3 महीने के अंदर आप ऑडिट करा लो। अभी मनी अलॉट हो रहा है, उसका यूज हो रहा है, उसका पूरा डिटेल आना है, इनको ऑडिट चाहिए। क्यों? क्योंकि वो PM केयर फंड है। इन्होंने कभी जिंदगी में PM रिलीफ फंड का डिटेल नहीं पूछा, जिसकी अध्यक्षा कांग्रेस की अध्यक्ष होती थी, जिसकी अध्यक्ष, उसका डिटेल कभी नहीं पूछा। वो PM केयर फंड कभी नहीं पूछा जिससे राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया जाता था। लेकिन PM केयर का फंड का जाना है, जिसका अध्यक्ष
प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री आज मोदी है, मोदी से नफरत है इनकी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत ये है इन्हें ये तसल्ली है कि भाई मोदी जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहेगा, इसलिए इन्हें ऑडिट चाहिए आज। ये नहीं, इन्हें पता है कि राहुल गांधी तो कभी बन नहीं पाएगा, तो ऑडिट कैसे होगा? प्रधानमंत्री है, मोदी नहीं है, ये ध्यान रखिए। इतना तो समझ है या नहीं? प्रधानमंत्री का मतलब पीएम, जिसे पब्लिक चुन के भेजती है, 10 जनपद से चुन के नहीं भेजा जाता। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा ज्ञान लीजिए, नहीं हो तो फिर ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हम वापस आते हैं अपने ट्रैक पे। तो साहब का कहना था कि भाई हम तो आगे चल रहे हैं दिल्ली में, सबसे आगे दिल्ली है हमारी। बिल्कुल है भाई, बहुत बढ़िया केस चल रहे हैं, सबसे ज्यादा हम जो हैं टेस्ट करा रहे हैं। अब हम टेस्ट कराते हैं। मैंने आज कुछ पोस्ट डाली हैं, अगर आप मेरी टाइमलाइन पे जाएंगे तो आज मैंने 8 बजे के बाद से कुछ लगातार पोस्ट डाली हैं, सिलसिलेवार तरीके से नंबर डाल के। मई के अंत आते 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 वो जो 5000 टेस्ट से ऊपर हम पहुंच गए थे, 7000 टेस्ट पहुंच गए थे, वो आते आते 4000 पहुंच गए, 3500 तक भी पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ जो एकदम से टेस्ट डाउन हो गया? क्या कारण था कि टेस्ट खत्म होते जा रहे हैं? कारण क्या था? फिर आता है एक और फैसला, अब की से हाई कोर्ट नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, मैंने पोस्ट टाइमलाइन पे डाल रखी है, आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। उसके बाद जून के महीने में, 14 जून के बाद से दिल्ली की स्थिति में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो कभी देखा नहीं गया। अब मैं इसके अंदर आपको वो कहानी नहीं सुनाने जाता कि हमारे जो सत्येंद्र जैन जी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें पहले सरकारी हॉस्पिटल में भेजा, फिर मैक्स में भेजा गया। ये वही मैक्स है ना जिस मैक्स को सील कर रहे थे ये लोग, ये उसी मैक्स में भेजा, ठीक है ना। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। आपको पता है दिल्ली की व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है भाई, टॉप क्लास हॉस्पिटल है सारे के सारे। तो सूरज भाई कह रहा है कि हमारा विधायक लापता है। अरे कोई बात नहीं भाई, हर एरिया के विधायक लापता है। अगर मैं हरीश भाई से पूछूंगा वो भी बताएंगे कि लापता है, अंकित भाई से पूछूंगा वो भी बताएंगे लापता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात बताओ भाई, कोई नई चीज बताओ। लापता तो रहने ही दो इनको, ठीक है ना। ज्यादा पता लगाओगे तो और दुखी होगे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। उसके बाद रोल आता है गृह मंत्री अमित शाह का। अब बात आती है कि भाई इससे पहले अमित शाह जी क्यों नहीं आए, क्या कारण था, पहले क्यों नहीं आ गए? भाई एक बड़ी छोटी सी चीज है, हमारे देश में जो है ना, ये जो मीडिया है ना, जिसपे सुबह शाम 2 झंडे लगा करके हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुख्य भी नहीं मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं, अभी भी आते हैं। आज देख रहा था मैं, अब विज्ञापन के रूप में आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह, और नहीं तो हर 1 घंटे के अंदर 2 से 3 मिनट का विज्ञापन फिक्स है इनका। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी आए, आकर के सबसे पहले हॉस्पिटल का दौरा किया उन्होंने एलएनजेपी का। वही एलएनजेपी जो बदनाम था, दुनिया भर के वीडियो मार्केट में आए हुए थे उस एलएनजेपी के, सबको पता था इस एलएनजेपी में क्या गड़बड़ चल रही है। सबसे पहला 24 घंटे के ऑर्डर दिया कि जितनी मृतकों के शरीर हैं उनको उनके धर्मों के हिसाब से, उनको उनके धर्मों के हिसाब से जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए, और वो अगले 2 दिन में वो किया जाता है। उसके बाद आप देखिए वहां पे वीडियो भी लग जाते हैं। अच्छा, उसका भी श्रेय ले लेते हैं जाकर के, जबकि जो होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब के साथ मीटिंग हुई, सब में डिसीजन हुआ था, लेकिन उसका श्रेय लेने पहुंच गए भाई, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चालू कर दी। उसके बाद एक दिल्ली में बहुत बड़ी घटना हुई। वो घटना क्या हुई जी? राधा स्वामी सत्संग व्यास को विश्व का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया। अब देखिए नाम से समझिए, नाम क्या था? सरदार पटेल। अब आप सोच सकते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले इतने सीधे साधे लोग हैं कि ये आम आदमी के अलावा कोई और नाम रख सकते हैं? ये झाड़ू के अलावा कोई सिंबल लगा सकते हैं वहां? सरदार पटेल की फोटो ये लगा सकते हैं? संजय सिंह जो इनके एमपी साहब हैं, आप उनके बारे में तो जानते ही होंगे, अपने सुल्तानपुर के खास एक टिकट, एक विशेष व्यक्ति है टिकट से रिलेटेड। सीधे सीधे बोलूंगा तो कईयों को बहुत सारा दर्द होगा, तो वैसे ही समझ लीजिए आप। तो वो कह देते हैं कि भाई देखो अमित शाह छुप छुप के, चोरी छुपे जाके उसका शिलान्यास, उसका मुहूर्त करने जा रहा है। अरे मूर्ख आदमी, मुहूर्त करने नहीं जा रहा था, मुख्यमंत्री साहब को लेकर के जा करके मुआयना करने गए थे, ठीक है ना।
तो इनको आपस में ही नहीं पता, इनको इतना डर है कि भाई हो क्या रहा है। अब समस्या आई एक और, प्लाज्मा बैंक। एक नई गेम निकाली गई है कि भाई प्लाज्मा बैंक चाहिए, प्लाज्मा बैंक, दिल्ली में एकमात्र प्लाज्मा बैंक। अगर आप 23 जून का डिटेल देख लेना सोशल साइट्स पे, 23 जून को आपको अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल के अंदर चलते हुए प्लाज्मा बैंक की डिटेल मिल जाएगी, और उसमें 100 से ज्यादा डॉक्टर और नर्सों ने ऑलरेडी प्लाज्मा डोनेट कर रखा था। इन्होंने शोर मचा दिया, वर्ल्ड का पहला, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक। चलो भाई मान लिया, ये भी मान लिया, ठीक है, ये भी तुम सही हो, तुमने अखबारों में ऐड देना, तुम्हें कुछ तो बहाना चाहिए। और अखबार वाले क्यों नहीं छापेंगे भाई, उनकी मजबूरी है, पैसा मिल रहा है उन्हें। अब कोरोना काल में अखबार देख रहे हो, अब 4-6 पेज के रह गए हैं, उन पे विज्ञापन तो है नहीं, तो दिल्ली सरकार के भरोसे ही जी रहे हैं। वो छापेंगे, जो तुम लिख दोगे वो छापोगे। तुम कहोगे भाई सूर्य रात को उगता है, तो अखबार वो भी छाप देगा। भाई मालिक हो तुम, पैसे देते हो, आखिर छाप दिए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है कि भाई ये प्लाज्मा बैंक से प्लाज्मा मिल किसको रहा है। पिछले 12 दिन का डाटा मेरे पे है, 2 दिन छोड़ दो, करीब 100 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है। और अगर एडवर्टीजमेंट देख लोगे ना, विज्ञापन, तो उतने का प्लाज्मा तो तुम वैसे ही ले आओगे, लोगों को रिक्वेस्ट करके ही ले लोगे। तो सवाल ये उठता है कि भाई तुम इतने लंबे चौड़े विज्ञापन, हर पेज के फ्रंट पेज पर, हर अखबार के फ्रंट पेज पे तुम्हारा विज्ञापन है, फायदा क्या है उसका? किया क्या तुमने? तुमने शोर मचा दिया। मई के महीने में 30,000 बेड तैयार हो गए। अब 30,000 बेड तैयार करने के लिए तुमने होटल लगा दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल के कोचेस दे दिए, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेल के कोचेस दे दिए। उसके बाद तुमने जाकर के खेल गांव को भी बना दिया। उसके बाद तुम्हें राधा स्वामी सत्संग व्यास भी मिल गया। मुझे बस एक छोटी सी चीज बता दो, तुम पे स्टाफ की 30% कमी थी जब कोरोना नहीं था। तुम ये सब लगाने के बाद स्टाफ कहां से ले आओगे? मैन पावर कहां है तुम्हारे पास? है कहीं मैन पावर? नहीं है ना, काय को शोर मचा रहे हो यार। अब आते हैं एम्बुलेंस की बात है। एम्बुलेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। कारण यह है कि मेरी टाइमलाइन पे 2-3 मित्र हैं जो कि एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की जो एम्बुलेंस सर्विस है, उस पे अगर चलती हुई गाड़ी देखते हैं ना इस कोरोना काल में, तो 70 थी, केवल 70। इतनी बड़ी दिल्ली में केवल 70 एम्बुलेंस, 330 के बेड़े में से केवल 70 चलती थी। कारण क्या था? सरकारी एम्बुलेंस कहां गई? इन्होंने सरकारी एम्बुलेंस खत्म करके सारी प्राइवेट को दे दी। और प्राइवेट वाले ने क्या किया? प्राइवेट के ठेकेदार ने तनख्वाह नहीं दी। तनख्वाह ना देने की वजह से सारे के सारे बेचारे चले गए। अब क्या हुआ? अब बात की गई ओला और उबर की। अल्टीमेटली ओला और उबर की ली गई। और अब कल मैंने देखा हमारे विधायक साहब ने एक बढ़िया सा पैम्पलेट बना करके डाल रखा है कि भाई 30 जून तक दिल्ली के अंदर, या डेट आई डोंट नो डेट, मेरी पोस्ट पे देख लेना भाई, 1,000 एम्बुलेंस रोड पे आ जाएंगे। भाई वो एम्बुलेंस कहाँ है? ओला उबर की गाड़ी है, उसमें आप एम्बुलेंस कहते हो? वो बेचारे खुद कोविड से परेशान हो रहे हैं। पड़ोस में ही एक व्यक्ति है बेचारा, वो भी कोविड से परेशान है। सारे के सारे ऐसे ही परेशान है। तुम एक ओला उबर की टैक्सी को एम्बुलेंस बता रहे हो? तुम दिल्ली के अंदर तुमने एक हॉस्पिटल बनाया हो तो बताओ। 2 हॉस्पिटल मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक द्वारका के अंदर बन रहा है इंदिरा गांधी के नाम से, एक बुराड़ी में बन रहा है एक और नाम से। ये दोनों हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल जो है ना, ये शीला दीक्षित के टाइम का शिलान्यास हुआ, प्रोजेक्ट बना हुआ, सब कुछ करा हुआ था, उसको बनाना था। 5 साल में तुमसे वो नहीं बनाए गए। तुमने किया क्या? केवल ये बता दो, दिल्ली को विज्ञापन के अलावा क्या दिया? अच्छा, दिल्ली वाले हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े भले से लोग हैं भाई, उसने बोल दिया तुम्हें ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं भाई, मैं रहता हूं उत्तम नगर। उत्तम नगर से अगर मेरे को पहला सरकारी हॉस्पिटल ढूंढना है ना, तो वो हरिनगर मिलेगा 14 किलोमीटर दूर। नजफगढ़ से ढूंढना पड़ जाए तो भी आपको वही दीनदयाल हॉस्पिटल जाना है। आपके पास एक हॉस्पिटल नहीं बनाया गया आपसे, आप शोर मचाते हो। इस बीच में बहुत सारी चीजें हैं, मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूं। एक हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं विशाल, विशाल कहते हैं कि पीएम केयर के बारे में बात कीजिए सर।
बेटा मैं पीएम केयर के विषय में बोल चुका हूं और अभी उसके विषय में और बोलने का कोई फायदा नहीं है। आराम से उसके विषय में एक अलग से पूरी का पूरा वीडियो देंगे, चिंता मत करो। हर एक व्यक्ति के सवाल का वो जवाब देंगे जो वो सवाल पूछे, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल बात हो रही थी हम दिल्ली सरकार के कोरोना पे। तो मैं आपको बताऊं, ये वार केवल और केवल टीवी, न्यूज़पेपर और रोड पे जो डीटीसी बस के स्टैंड हैं, वहां पे जो बिलबोर्ड्स हैं, उन पे लड़ी जा रही है। होम क्वारंटाइन में लोग बैठे हुए हैं। हमारे एक मित्र हैं, 3 दिन बाद उन्होंने जब सीएम ऑफिस से लेके डीएम ऑफिस तक सबको बढ़िया बढ़िया सुनाई, तब जाकर के उनके पास कोई आया। आधे लोग तो इस डर से टेस्ट ही नहीं करा रहे कि भैया ये कुछ बता ही नहीं रहे, वो अपनी दवाइयां पैरासिटामोल, सिट्रिजिन और विटामिन सी की गोली खा के सही हुए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई तुम अगर लोगों को इतना हैरेस करोगे, इतना परेशान करोगे तो होगा क्या। ऊपर से विज्ञापन इतने बड़े बड़े। आज एक नया आया कि होम क्वारंटाइन में 100% लोग सही हो गए। भाई इसमें तुम्हारी क्या अचीवमेंट हो गई भाई, बताना जरा। अच्छा, एक ये होम क्वारंटाइन का और आपको एक थोड़ा सा ज्ञान दे दूं। ये जब होम क्वारंटाइन का डिसीजन आया था ना, तो एलजी साहब से इनका टकराव हुआ। उसका कारण जानते हैं आप क्या है? ये होम क्वारंटाइन की जो सर्विसेज दी हुई है, ये एक प्राइवेट कंपनी को दी हुई है, सरकारी नहीं है जी, प्राइवेट है। और प्राइवेट है तो बाकी आप कहानी समझ ही सकते हो, प्राइवेट के साथ कहां से क्या जुड़ते हैं तार, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। आप कहोगे तो मैं आप, बीच में मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसका नाम भी उजागर किया था कि किस कंपनी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, जिससे ये लोग कंसल्टेशन, जो आपके पास फोन आते हैं, वो सब चीजें कहां से आ रही है। तो आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, ये आपके साथ, हमारे साथ एक ऐसा छलावा चला जा रहा है जिसको हम तो समझ गए, लेकिन आप शायद ना समझे हो। जितनी चीजें मैंने बताई तथ्य हैं, तथ्यों के आधार पे बताई। अगर आपको लगता है झूठ बोल रहा हूं, आप मेरी टाइमलाइन चेक कर लो, उठा लो, हर चीज वहां पे लिखी हुई मिल जाएगी। मजाक जब होता है एक अलग चीज होती है, ठीक है, उसको हम तथ्य नहीं लेते, लेकिन जो तथ्य लिखे हैं उन्हें अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा हाल क्या है। मैं अगर हॉस्पिटल वार, एक एक हॉस्पिटल के हिसाब से आपको डिटेल दूं तो आप हिल जाओगे। आपको एक और चीज बता दूं जाने से पहले, जो हमारे मोहल्ला क्लिनिक है ना, पिछले 3 दिन पहले तक उनकी 3 से 4 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। 3 से 4 महीने की तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। 2 मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनको कोविड वॉरियर घोषित नहीं किया गया, क्योंकि उनको कोविड वॉरियर घोषित करते तो 1-1 करोड़ रुपया देना होता। फार्मासिस्ट की मृत्यु हुई है, फार्मासिस्ट की भी मृत्यु हुई है, उसको भी कोविड वॉरियर घोषित नहीं किया गया। क्यों? उसे भी पैसे देना पड़ा। मोहल्ला क्लिनिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट, अभी तक का सबसे बड़ा आग का धोखा है। जैसे दिल्ली की शिक्षा है, वैसे ये मोहल्ला क्लिनिक है। पंकज पांडे भाई कहता है इनकेपेबल है, रिसोर्सेज नहीं है सर। ओ दिस इज व्हाट आई एम सेइंग पंकज, मैं भी तो यही कह रहा हूं, रिसोर्सेज नहीं है। जब रिसोर्सेज नहीं है तो फिर आप इतने बड़े बड़े अखबार में दावे काहे के कर रहे हो? सवाल यही आ रहा है। आप दावे मत करो ना, आप लोगों को मूर्ख मत बनाओ। ओवर क्राउडेड सिटीज हैं, कोई नई चीज है क्या? आज हुए हैं क्या? पहले से है ना, ये तो सबको पता है ये ओवर क्राउडेड सिटीज। अभी तो मैंने इसमें वाली लाइन तो जोड़ी ही नहीं कि भाई कैसे सीलमपुर के डीएम ने और बाकी एसडीएम ने मिल करके कैसे पब्लिक को भगा दिया, रातों रात अनाउंसमेंट करके। क्यों भगा दिया गया भाई? और अभी वो बात भी नहीं बताई मैंने आपको कि भाई हमारे उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो 30 जुलाई तक आकर के 5.5 लाख केस हो जाएंगे। अरे ये सब ब्लैकमेल करने के धंधे हैं। अपने हाथ खड़े हो गए, अपने हाथ तो के बस का कुछ था नहीं। हाँ, एक चीज तो पक्का पता थी कि भाई हम विज्ञापन करके सब ढक लेंगे, सब कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काम कोई भी करे, श्रेय हम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल है। अगर आप उसके बाद भी, पंकज पांडे जी बिल्कुल सही कह रहे हो, पूरी कंट्री के अंदर यही हाल है, बिल्कुल मानता हूं। बट हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, हम देश की राजधानी में रह रहे हैं। और जहां पर आप सबसे ज्यादा क्लेम कर रहे हो
कि वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास। यूपी वाले तो नहीं कह रहे ना वर्ल्ड क्लास। पांडे जी आपको लग रहा है पॉलिटिकल एजेंडा? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखो, पता चल जाएगा ये पॉलिटिकल है या रियलिटी है। आपको मैं और एग्जांपल देता हूं। हमारे एक एमपी हैं दिल्ली के, गौतम गंभीर जी, उन्होंने जब बोला मैं अपने एमपी लेड फंड से 50 लाख रुपए देता हूं, तो केजरीवाल जी ने छूटते ही बोला हमें पैसा बहुत है जी, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पीपीई किट दे दो आप हमें बस। तो जब उन्होंने पीपीई किट भिजवा दी तो अगले दिन सिसोदिया जी आ गए जी हम पे तो पैसा नहीं है जी, हमें तो पैसा दे दो। इसे पॉलिटिकल एजेंडा कहते हैं जी। समझ में आया पांडे जी? थोड़ा सा ना आंखें को खोल के दिमाग के साथ में रह करके थोड़ा सा विचारों को ओपन कीजिए। कम्युनिज्म इज नॉट ए बिग थिंग। फ्री में बांटना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना बड़ा आसान चीज है। ये चीज को छोटी सी चीज है, इस चीज को आप समझिए पांडे जी। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा देश बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल्ली खराब चल रही है। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझिए। सवाल छोटा सा ये है, पूरा देश तो पूरे देश में एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहा ना। 31 के 31 चीफ मिनिस्टर तो आकर के रोज टीवी पे आपको नहीं दिखा रहे ना कि बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी, सबसे आगे चल रहे हैं हम, हमने सब कर लिया, हमने वो क्या था जी, वो हमने 5 स्टेप अपनाए हैं। आपको एक और उदाहरण देता हूं। दिल्ली का शालीमार बाग के अंदर एक झुग्गी एरिया है, वहां पे 20 दिन तक कोरोना के इतने केसेस बढ़ते गए, इतने केसेस बढ़ गए, राम राम तेलान साहब, इतने केसेस बढ़ते गए, उसके 1 महीने तक उसका कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया इन्होंने। आपको पता है दिल्ली के अंदर अप्रैल के महीने में जो कंटेनमेंट जोन थे वो मई तक ऐसे ही चलते रहे। अब जाकर के जब अमित शाह जी ने दखल दिया तब जाके 350 कंटेनमेंट जोन बने। आपको एक और बड़ा उदाहरण देता हूं, नजफगढ़ के एरिया का एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप कहोगे तो बंदे का नंबर दे दूंगा। कंटेनमेंट जोन उसके बाद अब कैसे बन रहे हैं आजकल, नया फार्मूला बताता हूं मैं आपको। बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी, it's their birthright. Yes, it is their birthright. But what was the reason behind the birth? याद है कुछ पांडे जी? हम राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। बच्चों की कसम खाता हूं कोई पोस्ट नहीं लूंगा, ले लिया। बच्चों की कसम खाता हूं बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। ये बर्थराइट होता है क्या? इसी को बर्थराइट कहते हैं पांडे जी। है कार नहीं लूंगा, ले ली, इसी को बर्थराइट कहते हैं क्या पांडे जी? छोड़िए पांडे जी, बेफालतू की तर्क वितर्क का कोई फायदा नहीं, मुद्दे से भटक रहा हूं। आपको बताता हूं कंटेनमेंट जोन कैसा बन रहा है। नजफगढ़ के अंदर जो कंटेनमेंट जोन बन रहा है वो कैसा बना। अभी 18 दिन पहले एक लड़का वहां पे कोरोना पॉजिटिव आया, उसके वजह से 2 बच्चे और पॉजिटिव आए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, पूरे मोहल्ले का टेस्ट करा दिया गया। 14 दिन बाद वो लड़का नेगेटिव हो गया, उसके 3 टेस्ट हो गए नेगेटिव। जब 18 दिन बीत गए तो उस गली को आकर के दोनों तरफ से सील कर दिया गया। एसडीएम साहब को पूरे मोहल्ले ने बोला कि भाई क्या कर रहे हो, यहां तो कोई भी केस नहीं। कि नहीं जी मेरे को तो करना है, मेरे पे तो करना है, मेरे को तो बोला गया, मैं तो करूंगा। अब ये एसडीएम साहब का तरीका है कंटेनमेंट जोन बनाने का। अब सोचिए जब कोई केस नहीं एक्टिव बचा तो कंटेनमेंट जोन बना के क्या करोगे? जब जरूरत थी तब बनाया नहीं। हम दिल्ली के लोग केवल राम राम राजपाल भाई, राम राम पंकज पांडे जी, विकास दुबे के एनकाउंटर का दिल्ली के कोरोना से क्या लेना देना? आई थॉट दैट यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, बट यू आर नॉट ओनली एजुकेटेड, यू आर मच मोर एजुकेटेड देन केजरीवाल, एज आई यूज्ड टू कॉल हिम ITI वाला। ओके, जब मैं विकास दुबे पे आऊंगा ना, यूपी पे आऊंगा, तो आपसे यूपी पे भी बात करूंगा। डोंट वरी, किसी मुद्दे से पीछे नहीं हटूंगा। रूप नारायण भाई जी, बड़े भाई को राम राम, बहुत बहुत राम राम भाई जी, ठीक है। आप टेंशन मत लो, बताऊंगा मैं आपको वो भी पांडे जी, चिंता मत करो, उस पर भी दूंगा। तो आपको मैं ये बता रहा था कि दिल्ली को पहले ही रोका जा सकता था। आज जो हमारे कारोबार, हमारे काम धंधे सब खराब हुए हैं ना, अगर ये समय पे काम ले लिया गया होता। अरे सर आप मेरे स्टूडेंट हो, कोई दिक्कत नहीं पांडे जी, मेरे सारे स्टूडेंट हैं आजकल, गुरु बने हुए हैं मेरे। नमस्ते अभिषेक, कैसा है बेटा? तो दिल्ली बहुत पहले बच चुकी होती है, लेकिन अभी जो है, जो हो रहा है वो आपके सामने है। कुछ पॉजिटिव चल रहा है, उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी ये सब सही हो जाए और हम लोग फिर दोबारा आमने सामने बैठ के बात कर सकें। ये फेसबुक लाइव पे आने की जगह मैं आपके सामने बैठ करके खुल के बात करूं तो शायद बात ही कुछ और हो,
क्योंकि इस कैमरे पे बोलने में ना वो मजा नहीं आता। अमित भाई राम राम। तो वो बात नहीं आ पाती, वो चीज क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि अभी फिलहाल मैं एक मुद्दे पे आया था। तो इस मुद्दे पे मेरे पे बहुत सारे विषय हैं, मैंने सारी रिसर्च करके रखी हुई थी। मैं आपको अगर सिलसिलेवार आप कहो ना तो डेट वाइज मैं एक एक चीज बता सकता हूं। एक एक चीज के डेट मेरे पास लिखे हुए हैं, मेरे पे हर चीज की एक एक चीज की कॉपी है, एक एक चीज की डिटेल मैंने लिखी हुई है। मैंने आपको जो डाटा दिया सारा ऑथेंटिक है। आपको इवन यहां तक बता दूं, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऐप बनाई थी कोरोना की। वो ऐप ऐसी थी कि हॉस्पिटल को ही नहीं पता था कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी बेड खाली है और ऐप में कितने बेड खाली दिखाई। दीपक कैसा है दीपक? तो अब इन्होंने बेसिकली अपनी तरफ से जो करा। चलिए फिलहाल दिल्ली के लोग, आप लोग भाई लोग सारे बहुत समझदार हैं। आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा अपनी तरफ से। हाँ तैलान भाई, एक ये पंकज भाई को जरा एम्बुलेंस का ज्ञान जरूर देना। ये एम्बुलेंस का ज्ञान इनको बहुत जरूरी है। इनको एम्बुलेंस की बड़ी जरा डिटेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो बताया कि दिल्ली में 70 एम्बुलेंस थी, वो भी प्राइवेट हाथों में थी। उसके बाद ओला और उबर संभाल रही है। आप इन्हें चाहो तो जरा एक बार डायरेक्ट इनके प्राइवेट उस पर डिटेल दे देना, आपके पास इसका बहुत ज्ञान है। नमस्कार राजू, कैसा है? उसके अलावा मैं आपको बताऊं, 9 जून को दिल्ली गवर्नमेंट का कहना था कि 50% जो केस है ना, उनके हमें ओरिजिन का ही नहीं पता, ये आ कहां से रहे हैं, ये समझिए आप। इवन यहां तक कि 9 जून को हमें बताया कंटेनमेंट जोन जो है ना, 29 अप्रैल को मैंने आपको बताया था, 29 अप्रैल के बाद कंटेनमेंट जोन जो दिल्ली में बढ़ाए गए, वो बढ़ाए गए 9 जून को। 9 जून को कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए। कारण पता है क्या था? अगर ये पहले बढ़ गए होते तो आज ये नौबत नहीं आई होती दोस्तों। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, केंद्र के साथ सहयोग करके काम कर रहे हैं। उम्मीद है हम लोग फिर एक अच्छे वातावरण में मुंह छुपाए बिना मिल पाएंगे, और चाहूंगा कि आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, नए विषय पे। आप लोगों ने साथ दिया, आपने इतनी समय मेरे को दिया। और जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो ना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने मित्रों से भी कहिएगा ये बात शेयर करें, क्योंकि मैंने ये बड़ी मेहनत करके ऑथेंटिक डाटा दिया है। मैंने कोई फर्जी चीज नहीं दे रखी, एक भी फर्जी चीज नहीं है, सारे ओरिजिनल है, सारे डाटा ओरिजिनल है, एक एक चीज मैंने ऑथेंटिक आपको दी है। तो उम्मीद करूंगा आप इसको शेयर जरूर करेंगे। विजय भाई को नमस्कार। विजय भाई राम राम। आप बहुत लेट आए विजय भाई। चलिए एक बार थैंक यू पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों के बचे हुए जवाब जरूर दूंगा। यूपी की पॉलिटिक्स पे एक अलग पूरा वीडियो दूंगा, याद रखेंगे आप भी क्या चीज दी हमने। धन्यवाद भाइयों, शुभ रात्रि, महादेव सब पे कृपा करें। राम राम।